Shri Ved International School, Sector 25, Gandhinagar, Standard 8, Subject Science, and I am your teacher Ekta Bhatia. In this video, we are going to learn our new chapter, that is chapter number 12, Friction. In our previous chapter, means chapter number 11, हमने फ्रिक्शन के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशंस पढ़ी थी, बट इन दिस चैप्टर हम फ्रिक्शन के बारे में होल जो डिटेल्स है वो लर्न करने वाले हैं. दैट व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स. ओके, व्हेनेवर अ बॉल come into the motion and after some time it stop itself, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? हमने 11 चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी एक्शंस फोर्स के बिना नहीं लगती है. फॉर एग्जांपल, एक बॉल है हमारे पास, हम जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं देन उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, मीन्स वो गति में होता है. उसके बाद आफ्टर सम टाइम हम वो बॉल को टच नहीं करते हैं, कोई भी टाइप का फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते हैं, फिर भी वो बॉल अपने आप स्टॉप हो जाता है, स्टेडी कंडीशन में आ जाता है. सो वाई इट इज हैपनिंग? सो देयर इज अनदर फोर्स, इट्स कॉल्ड फ्रिक्शंस अप्लाइड इट. वो एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसके ऊपर अप्लाइड होता है. सो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicles at a traffic signal. मीन्स आप सबको ये पता होगा या देखा होगा कि जो ड्राइवर होते हैं कार्स के एंड ट्रक्स के, वो क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पर अपनी स्पीड कम करते हैं. क्या करते हैं? स्पीड कम करते हैं. यू टू, आप भी ऐसा करते होंगे कि जब भी आप बाइसिकल लेके जाते हो और ट्रैफिक कहीं पर सिग्नल रेड दिखा रहा है तो आप क्या करते हो, अपनी साइकिल को स्लो करते हो एंड ब्रेक लगाकर क्या करते हो, उसे स्टडी पोजीशन में आप ला देते हो. स्लो डाउन योर बाइसिकल व्हेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. मीन्स जब भी हम ब्रेक्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो स्टॉप हो जाती है, स्टडी कंडीशन में आ जाती है. हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या आपको ये कभी आपने सोचा है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये व्हीकल स्लो क्यों हो जाते हैं या तो स्टॉप क्यों हो जाते हैं? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. मतलब सिर्फ ब्रेक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूवमेंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव अ वन टेबल, ओके, एंड वन बुक. जो हमारी एक्टिविटी है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी. तो आप अगर उसको आगे धक्का देते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए स्लाइड होता है, बट उसके बाद अपने आप वो स्टॉप हो जाता है. सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग? जब हमने तो उसे स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स लगाया ही नहीं है. सो फाइनली इट स्टॉप, मीन्स जब वो धीरे धीरे क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? तो क्या आपने बॉल देखा है ऐसा कि जो सरफेस पर मूवमेंट करता है बट आफ्टर सम टाइम, थोड़े दिन के थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाता है. वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना स्पील? अगर हमारा पैर बनाना के छिलके पर लग जाता है तो हम स्लीप क्यों हो जाते हैं? वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? जब कोई स्मूथ एरिया हो, स्मूथ सरफेस हो या गीला फ्लोर हो, कहीं पर हमारे घर में ही अगर टाइल्स पे पानी गिर जाता है और हमारा पैर लग जाता है तो हम स्लीप क्यों हो जाते हैं? हमने तो कोई फोर्स यहाँ पर लगाया नहीं है. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ये लेसन में पढ़ने वाले हैं कि कोई एक दूसरा फोर्स भी अप्लाई होता है ये सारे ऑब्जेक्ट पर, जो ये सब एक्शंस, ये सब वर्क्स करता है. यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. यही सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ये लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो हियर वी हैव अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आवर टॉपिक इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस. मीन्स ये फ्रिक्शंस आखिर है क्या, वो हम पढ़ेंगे. सो आवर एक्टिविटी 12.1 इज जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल. अभी आप सबके घर पे टेबल तो होगा, आप सभी अभी ये ट्राई करके देखेंगे कि एक टेबल होगा आपके पास पे एंड टेक योर एनी वन टेक्स्ट बुक. नाउ यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस. मीन्स आप जब
टेक्स्ट बुक पर फोर्स लगाते हैं, उसे धक्का देते हैं, तो उसका मोड ऑफ मोशन चेंज होता है। मीन्स फर्स्ट वो स्टडी पोजीशन पे है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मूविंग करने लगेगी, बट आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाएगी। आपने उसको स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स लगाया नहीं है। सो रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस। अभी यही बुक को आप अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाइए। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम? क्या इस टाइम भी क्या वो बुक स्टॉप होती है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या होता है? तो यहाँ पर आपका जो टेबल होता है वो वन सरफेस हो जाता है, सेकेंड सरफेस हो जाता है आपकी टेक्स्ट बुक। अभी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। हमें पता है कि हमें फोर्स लगाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है। आपने बुक को मूवमेंट देने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाया है, बट आफ्टर सम टाइम वो अपने आप स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? कि जो टेबल का सरफेस है वो सरफेस आपकी बुक के सरफेस पर एक अननोन फोर्स लगाता है, एक फोर्स लगाता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कौन से डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक ऑप्शनिंग इट्स मोशंस? तो क्या आपको पता है कि बुक के मोशन के लिए फोर्स ज़रूरी है? यस, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। तो ये टाइप का जो फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। हियर वी हैव अ डायग्राम ऑल्सो। आप बुक को देख रहे हैं, उसकी पोजीशन ये थी, आपने उसे धक्का दिया तो क्या करती है? वो आगे की तरफ बढ़ती है। Now you show that if you apply the force along the left, मीन्स आपने यहाँ पर क्या देखा कि आप जब लेफ्ट साइड से उसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, मीन्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। इफ़ यू अप्लाइड द फोर्स अलॉन्ग द राइट, अगर आप राइट साइड से उसको फोर्स करते हैं तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ से लगता है? लेफ्ट साइड पर लगता है। तो फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। इन बोथ केसेस द फोर्स ऑपोजिट्स द मोशन ऑफ द बुक। अभी दोनों केस में क्या होता है? जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो फोर्स होता है हमारा, ओके, वो बुक के ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगते हैं। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. अभी हमने जो एक्टिविटी की आपने देखा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगता है? So it works on between the both surfaces. The first surface is book and second surface is table. दोनों के बीच में जब कांटेक्ट होता है तब ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। Is the friction the same of all the surfaces? तो क्या हर एक सरफेस के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स सेम होगा? फॉर एग्जाम्पल टेबल और बुक का एग्जाम्पल हमने लिया। अब मैं एक टाइल्स के ऊपर बॉल को मूवमेंट करा रही हूँ, तो क्या दोनों फ्रिक्शन सेम रहेंगे कि जो टेबल और बुक के फ्रिक्शन पर लगा है वही बॉल और टाइल्स में लगेगा? चलो उसका आंसर हम देखते हैं। 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। जो फ्रिक्शंस के ऊपर फैक्टर्स होने चाहिए, फ्रिक्शन लगने के लिए क्या ज़रूरी है, वो हम लर्न करते हैं। एक्टिविटी 12.2 है हमारे पास। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आपको क्या करना है? एक स्ट्रिंग्स लेना है, ये जो फिगर में आप देख रहे हो, ठीक है, और उसके एक साइड पर आपको क्या करना है? एक ब्रिक जो होते हैं, ईंट का टुकड़ा जो होता है, उसे टाई कर देना है, उसे लगा देना है। नाउ पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। अभी ये स्प्रिंग बैलेंस से आपको क्या करना है? उसको बैलेंस्ड करना है। यू नीडेड टू अप्लाई सम फोर्स। आपको क्या करना पड़ेगा? उसे पकड़ के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बीइंग टू मूव। मीन्स जब वो ब्रिक जो है आपकी, ठीक है, वो बैलेंस करने लगे, मीन्स जब हमने उसे ऊपर उठाया और वो बैलेंस करने लगी है, इट मीन्स इन शॉर्ट आप उसका वेट नोट कर लीजिए कि उसका वेट कितना हुआ है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो ये मेजरमेंट आपको क्या देता है कि सरफेस एंड ब्रिक्स के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है वो मेजरमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। अब क्या करना है आपको? नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक्स एंड रिपीट द
एक्टिविटी। अभी आप क्या करिए, ये ब्रिक के ऊपर एक पॉलीथीन लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? पॉलीथीन। और यही मेजरमेंट आपको फिर से लेना है। डू योर ऑब्जर्वेशन एनी डिफरेंट इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस in the above two cases? What might be the reason for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the bricks. What do you observe? अभी आपको क्या करना है, आपने प्लास्टिक बैग ले लिया, जूट बैग ले लिया, उसके बाद क्या करिए, आप दोनों का डिफरेंस देखिए कि दोनों का डिफरेंस क्या रहता है। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई पड़ता है? और अगर पड़ता है तो ऐसा उसका रीज़न क्यों होता है? तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी ये जो बैलेंस्ड होता है वो फोर्स लगाता है, वही चेक करने के लिए क्या होता है, ये बनाया हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोल्डेड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, जब हम यहाँ पर कोई भारी चीज़ रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, वो नीचे की तरफ झुकती है। Stretching of a spring is measured by a pointer moving on the graduate scale। यहाँ पर एक प्रॉपर ग्रेजुएट स्केल होता है, जब वो खींची जाती है तो वो एक प्रॉपर स्केल के ऊपर पहुंचती है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अभी इसके जो रीडिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रिक लगाया है और उसका जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर अभी आप 20 ग्राम्स पर देख रहे हैं, ओके। तो जो ये जो रीडिंग होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, वो हमें दिखाते हैं। सिमिलरली एक और एक्टिविटी यहाँ पर दी है हमें, दैट एक्टिविटी 12.3। इसमें हमें क्या करना है, मेक अ इंक्लिनेट प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू मस्ट यूज वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय ब्रिक्स और बुक्स। मीन्स आपको फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको एक प्लेन टेबल लेना है, ठीक है, और बुक को ऐसे बोर्ड को लेना क्या है, आप ऐसे स्लांटिंग लाइन में रख सके उस तरीके से। यहाँ पर या तो बुक ले लीजिए या तो आप ब्रिक्स का टुकड़ा भी ले सकते हैं। नाउ पुट अ मार्क विथ पेन, नाउ और बुक पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लिनेट प्लेन। Not let a pencil shell move down from this point। मीन्स अब आपने जब यहाँ पर क्या किया, एक वुडन प्लेन ले लिया है आपने जो चारों तरफ से प्लेन है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो राउंड घूम सके, आप यहाँ पर पेंसिल भी ले सकते हैं, पावर सेल भी ले सकते हैं, कोई बॉल भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट पर ये चीज़ रखनी है। जैसे कि इस बच्चे ने हाफ पॉइंट पर रखा है तो ये पॉइंट को आपको ए नेम दे देना है और फिर उसे छोड़ना है, तो ये पावर सेल क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अभी दूसरी बार आपको क्या करना है, उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर देनी है, आप उसे थोड़ा ऊपर से छोड़ेंगे तब वो कहाँ तक जाता है वो हमें लर्न करना है। तो उसके बाद आपने ए पॉइंट नोट कर लिया। नाउ हाउ फार डज इट मूव्स ऑन द टेबल बिफोर कमिंग रेस्ट। मीन्स जब यहाँ पर रेस्ट पर था, जब आपने क्या किया, स्लाइड करवाया उसे, तब वो अपने आप आपको उसे घूमने देना है और अपने आप वो कितने डिस्टेंस पर जाकर स्टॉप होता है, मीन्स रेस्ट पर आता है, वो आपको नोट डाउन करना है। अगेन फिर आपको क्या करना है, नाउ बिफोर कमिंग रेस्ट नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अभी दूसरी बार आपको क्या करना है कि ये टेबल पर आपको क्लॉथ लगा देना है। सेम ए पॉइंट पर आपको क्या करना है, वापस से अपना पावर सेल लगाना है और उसे छोड़ना है। जब आप छोड़ोगे यहाँ पर तो उसका मोशन चेंज हो जाएगा और जब वो क्लॉथ के ऊपर आएगा तो क्या होगा, कंपेयर टू टेबल वो क्लॉथ के ऊपर बहुत थोड़ा ही आगे बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लॉथ पर जो फ्रिक्शन लगता है वो टेबल के फ्रिक्शन से डिफरेंट होता है। कैसा होता है, डिफरेंट होता है। नाउ मार्क द श्योर दैट देयर आर नो व्रिंकल्स इन द क्लोथ्स। मीन्स यहाँ पे कोई व्रिंकल्स नहीं होने चाहिए, मीन्स करचली जिसे हम बोलते हैं ना, वो करचली यहाँ पर होनी चाहिए नहीं। ट्राई द एक्टिविटी अगेन आप उसे ट्राई करिए। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग द थिन लेयर ऑफ सैंड
ओवर द टेबल। अब आपको क्लॉथ की जगह क्या ले लेना है, सैंड ले लेना है। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। हर चीज़ अलग अलग लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेल है वो पॉइंट ए पर ही रहे। तो यहाँ पर हमें क्या साबित होता है यहाँ पर कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हर एक फ्रैक्शन के लिए हर एक सरफेस के लिए अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल टेबल, अकेले टेबल पर ये पावर सेल जो है वो बहुत आगे की तरफ मूव कर पाएगा। क्लॉथ के ऊपर वो थोड़ा कम डिस्टेंस से मूव कर पाएगा। और अगर आप यहाँ पर अब सैंड ले लेते हैं तो वो बहुत ही थोड़ा यहाँ पर सिर्फ लग ही जाएगा, नहीं वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर हर एक सरफेसेस के ऊपर अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? तो क्या यहाँ पर हर एक केसेस में जो डिस्टेंस था वो सेम था? नहीं, वो डिस्टेंस सेम नहीं था। Would the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? मतलब सेल का सरफेस जो है वो जो डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर क्या वो अफेक्ट करता है? तो यस, करता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज मीन्स आप सबको पता है कोई भी सरफेस है वो कभी भी प्लेन होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सरफेस है उसे जूम करके देखेंगे तो क्या होगा कि उसका लेयर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स होते हैं बेटा, सेल्स दिखाई नहीं देते हैं बट वो होते हैं। उसी तरीके से हमारे आसपास के सरफेसेस जो होते हैं हमें बहुत ही स्मूथ लगते हैं। जब हम उसके ऊपर हैंड लगाते हैं तो वो हमें स्मूथ लगते हैं कि भाई ये तो बहुत ही सीधा है, बट वो सीधा होता नहीं है, वो इरेगुलर होता है। कैसा होता है? इरेगुलर होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टेबल है और टेबल का सरफेसेस ये है। क्लियर? आगे अभी आएगा, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। और मैं उसके ऊपर अभी बॉल को मूवमेंट करा रही हूँ, तो ये जो बॉल जो मैंने गोल बनाया है वो भी प्रॉपर गोल नहीं है, वो उसका भी सरफेस कैसा है? कुछ इस तरीके से है। तो ये जब वो मूवमेंट करता है तो उसका इरेगुलर सरफेस है वो दूसरे इरेगुलर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है कुछ इस तरीके से, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप पोजीशन में ला देता है। तो हम ये बोल सकते हैं दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब जो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं उसकी इरेगुलरिटीज के ऊपर ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minutes irregularities on them। मतलब जो हमें बहुत ही स्मूथ लगते हैं, मैंने अभी आपको बताया फॉर एग्जाम्पल टेबल, टाइल्स, ठीक है, मिरर, जो हमें बहुत स्मूथ लगते हैं बट वो स्मूथ होते नहीं है। irregularities on the two surfaces lock into one another। वो एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लाइक दिस, आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking। जब मतलब हमें जब कोई सब्जेक्ट को मूवमेंट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर जो लॉक होता है उसका ओवरलॉकिंग हमें करना पड़ता है, मतलब उसे निकालने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकमिंग इंटरलॉकिंग। मतलब वो लॉक को तोड़ने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो फोर्स से थोड़ा ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ता है। On rough surfaces there are a larger number of irregularities।
तो जो रफ सरफेसेस होते हैं वहाँ की इरेगुलरिटीज का नंबर कैसा होता है, लार्ज होता है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस ज़्यादा होता है तो फोर्स हमें वहाँ पर ज़्यादा लगता है।